प्यारे बच्चों, कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में हम समास के भेद पढ़ रहे थे। पहला भेद था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में बच्चों पहला पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। दूसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा भेद है बच्चों कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। अब विशेषण क्या है बच्चों कि जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे महान है जो राजा, यानी राजा विशेष्य है, दूसरा पद महान विशेषण शब्द है, पहला पद है। महाराज, तो महाराज में बच्चों महान शब्द विशेषण का काम करता है, राजा शब्द विशेष्य का काम करता है, यानी राजा की विशेषता बताई गई है और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध देखने को मिलता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र मुख, चंद्र क्या है विशेषण शब्द है, मुख क्या है विशेष्य है, कि चंद्रमा के समान मुख की मुख्य विशेषता बताई गई है चंद्रमा के द्वारा। तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। सभी उदाहरणों में पहला पद क्या है विशेषण, दूसरा पद क्या है विशेष्य। तो इन सभी में कर्मधारय समास देखने को मिलता है। नंबर 4 है द्विगु समास। द्विगु समास का नाम देखो बच्चों, द्वि का मतलब होता है दो। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और पूरा समास समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। कि पहला पद क्या है संख्यावाची यानी संख्या का बोध कराता है। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन में त्रि का मतलब है तीन, यानी एक संख्या है। भुवन क्या है भवन, यानी तीन भवनों का समूह, और पूरा समास शब्द एक समूह का बोध कराता है। जैसे नवग्रह, नवग्रह में नव क्या है संख्या शब्द है, और नवग्रह शब्द किसका बोध कराता है नौ ग्रहों का समूह। तो बच्चों जब पहला पद संख्यावाचक हो और पूरा समास शब्द एक समूह का बोध कराए उसे क्या कहेंगे द्विगु समास कहेंगे। तो सभी उदाहरणों में पहला पद क्या है एक संख्या है और पूरा समास शब्द समूह का बोध कराता है। नंबर 5 दवंदव समास। दम दव यानी एक जैसे अक्षर एक जैसे शब्द दो बार आए हैं। तो जिस समास के दोनों पद एक समान प्रधान हों उन्हें मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो यानी गायब हों। जैसे वहाँ दवंदव समास होता है, जैसे रात दिन। अब रात दिन समास शब्द है बच्चों, रात दिन में दोनों पदों का समान महत्व है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दवंदव समास में दोनों पद प्रधान हैं और बीच में समुच्चय बोधक शब्द का लोप है यानी गायब है। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा रात और दिन के समुच्चय बोधक शब्द लगा दिया जाता है। इसे हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख। सभी समासों का विग्रह करते समय बीच में क्या लगाया गया है और योजक चिन्ह योजक शब्द लगाया गया है। तो आपको सभी उदाहरण याद कर लेने हैं। लास्ट है बच्चों बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, यानी दोनों पद मिलकर जो समास बनाते हैं वह किसी अन्य की तरफ इशारा करता है, वहाँ बहुब्रीहि समास पाया जाता है। जैसे चतुर्मुख, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें चार मुख हैं, जिसके चार एक संख्या है, लगने में दिखाई दे रहा है, दिखाई देने में लग रहा है कि यह द्विगु समास है,
क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर चार और मुख का कोई महत्व नहीं है। चतुर्मुखे ब्रह्मा को कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा के चार मुख हैं, तो किसी अन्य की तरफ संकेत करता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास कहलाता है। चक्रधर, यहाँ चक्कर को धारण करने वाला विष्णु की तरफ संकेत है, यानी एक विशेष अर्थ है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर है बच्चों। कर्मधारय में क्या था, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी किसी अन्य पद की तरफ इशारा होता है। जैसे नीलकंठ के दो तरह से विग्रह किए जा सकते हैं। नीलकंठ को हम कह सकते हैं नीला है जो कंठ, तो अगर इस तरह से विग्रह होता है तो इस विग्रह में क्या दिखाई देता हमें कि नीला है जो कंठ यानी गला, गले की विशेषता बताई गई है कि वह नीले रंग का है। तो नीला शब्द यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है और कंठ शब्द विशेष्य का, तब यहाँ पर कर्मधारय समास कहलाएगा। अगर हम नीलकंठ को लिखते हैं नीला है कंठ जिसका, तो यह किसी अन्य की तरफ संकेत करता है। नीला है कंठ जिसका किसको कहा गया, अर्थात शिव को। तब यहाँ पर नीला और कंठ दोनों का ही महत्व समाप्त हो जाता है और शिव की तरफ संकेत होता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास बनता है। तो बच्चों, समास शब्द का विग्रह करने पर हमें स्पष्ट हो पाता है कि वह कौन सा समास बनता है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर है कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। एक बात याद रखना कि संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या है, पहला पद संख्यावाची है और कोई बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और समास शब्द समूह का बोध कराता है। द्विगु समास में हमें दो बातें याद रखनी है कि पहला पद संख्यावाची और समास शब्द समूह का बोध कराता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अलावा अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे चतुर्मुख, चार भुजाओं का समूह, अगर इसका विग्रह इस तरह से किया जाता है तो क्या दिखाई देता हमें, चार जो है एक संख्यावाची शब्द है और पूरा समास क्या है, एक समूह का बोध कराता है, चार भुजाओं के समूह का बोध कराता है, इसलिए यह द्विगु समास कहलाता है। लेकिन अगर चतुर्मुख का विग्रह हम करते हैं कि चार भुजाएं हैं जिसकी, तो जिसकी में तो यहाँ बच्चों किसी अन्य की तरफ संकेत होता है। चार भुजाएं हैं जिसकी, उसे विष्णु कहा जाता है, इसलिए अन्य का बोध होने पर यही समास बहुव्रीहि समास बन जाता है। तो इस तरह से आपको विग्रह करके ध्यान से समझना है कि कौन सा समास बनता है। तो ये थे बच्चों समास के 6 भेद। इसके बाद आव दोहराएं, यानी समास जो पाठ है इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको दोहरा लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।